नमस्कार प्यारे बच्चों। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना आपका स्वागत करता है। मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। आज 12वीं क्लास के पहले अध्याय को लेकर आपके सामने हूँ। अध्याय का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही रुचिकर अध्याय है ये। बहुत सारी जानकारियाँ इसमें हमें मिलेंगी कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा था, उन सभी के बारे में ये अध्याय है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कविता आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाने पर, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर से भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी फिर बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समुद्र से भी फिर गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर जल्द ही हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आज हम क्या सीखेंगे, इससे पहले ये बताना जरूरी है। स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियां कि 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत की आज़ादी हम सभी जानते हैं कि लंबे समय की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। एक तरफ तो यह देश के लिए खुशी की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ देश को इस स्वतंत्रता के साथ कुछ समस्याएं या चुनौतियां भी मिली थी। स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियां एक एक करके हम उनका वर्णन करेंगे यहाँ पर पहले, और उसके बाद फिर डिटेल में या फिर व्याख्या उनकी करेंगे। पहली है देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत विविधताओं वाला देश है। देश में अनेक धर्मों, जातियों, संप्रदायों के लोग रहते हैं। तो पहली जो चुनौती थी कि देश में ये रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग जो रहते हैं, इनको एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। दूसरी, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। देश में लोगों ने अब तक राजतंत्र देखा था, एक नई व्यवस्था हम लेकर आ रहे थे और उसका नाम था लोकतंत्र, जनता का शासन। तो उसकी स्थापना करनी थी, तो उसमें क्या कैसे उसकी स्थापना होती, राजतंत्र से कैसे एक देश को लोकतंत्र में बदला जाए, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। तीसरा, विकास की चुनौती। देश का विकास भी करना था। अंग्रेजों के शोषण के कारण देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती चौथी ये चुनौती थी कि पाकिस्तान से बहुत से जो हिंदू और सिख आए थे, उनका पुनर्वास, उनको कहाँ बसाया जाए, ये भी एक चुनौती थी। और पांचवी है देशी रियासतों के विलय की चुनौती। ये हम आगे करेंगे। जब देश आज़ाद हुआ 565 रजवाड़े थे, तो उन रजवाड़ों को कैसे भारत देश में मिलाया गया और कैसे एक अखंड भारत का निर्माण किया गया, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। तो टोटल हमारे पास 5 चुनौतियां हैं जिनका हम बिंदुवार वर्णन करेंगे। पहली है देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह विभिन्नताओं वाला देश था। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे जिनकी संस्कृति अलग थी। संस्कृति का मतलब है उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, इन सब बातों को हम संस्कृति में शामिल करते थे। तो हमारे यहाँ संस्कृति अलग थी तथा धर्म भी अलग थे। अलग अलग धर्मों के लोग, भारत एक बहुधर्मी देश है जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। इसके अलावा जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खूनी दंगे चल रहे थे। मुसलमानों के लिए एक अलग देश बना दिया गया था जिसका नाम पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान जो है मुसलमानों के लिए रखा गया था और वहाँ से पाकिस्तान से जो हिंदू और सिखों को यहाँ पर आना था। तो जब अदला बदली हुई तो दोनों धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को मारा, काटा। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आई। तो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच खूनी दंगे उस समय चल रहे थे। ये चित्र आप देख रहे हैं
ब्लैक एंड वाइट है, उस समय कलर नहीं होते थे। तो नीचे आप देख रहे हैं लाशें पड़ी हैं और ऊपर जो है उनको उठा रहे हैं लोग। किस तरह लोगों को मारकर काट कर सड़कों पर फेंक दिया जाता था। जैसे हिंदू वो मिलते थे मुस्लिम तो भाई मुस्लिम भाई को वो काट देते थे, मुसलमानों को मिलते थे तो वो हिंदुओं को काट देते थे। ये भी एक दृश्य है, पानी में कटी फटी लाशें पड़ी हैं। ये कब्रों का एक दृश्य आप देख रहे हैं कि उस समय सिंगल कब्र नहीं खोदी जाती थी, एक बड़ी कब्र और वहीं पर सबको दफना दिया जाता था। ये सड़क से लाश को उठाते हुए देख रहे हैं आप। अतः यह प्रश्न पैदा हुआ कि जब देश में दो धर्मों के लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, वहां अन्य धर्मों के लोग कैसे इकट्ठे रह सकेंगे। अतः उस समय मुख्य चुनौती देश को एकता के ऐसे सूत्र में बांधने की थी जिसमें सभी विभिन्नताओं के लिए स्थान, जिसमें सभी धर्मों की मान्यताएं, सभी धर्मों के विश्वास को हम एक सूत्र में परोस सके। तो पहली चुनौती हमारे सामने देश के सभी धर्मों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की थी। नेक्स्ट जो दूसरी चुनौती है, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती क्या है, इसको भी देख लेते हैं। संविधान के अनुसार भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी कि हमने एक लोकतंत्र नई व्यवस्था लेकर आ रहे थे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें जनता का शासन होता है। इसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं, लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। इसमें लोग ही शासन करते हैं, इसलिए वो चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। ये वाली व्यवस्था हम स्थापित करने जा रहे थे देश में। लेकिन उस समय तक भारत के लोगों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही राजतंत्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान रही थी। क्या है राजतंत्रीय शासन व्यवस्था? राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें राजा का शासन होता है, इसमें राजा ही सब कुछ होता है। अतः लोगों को एक राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की आदत पड़ी हुई थी। उनको ये लगता था कि अगर जब राजा नहीं रहेगा तो उसके परिवार में से ही कोई शासन संभालेगा। लेकिन लोगों को ये विश्वास नहीं था कि जनता का शासन कैसे आ सकता था, जबकि हम वास्तव में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। अतः लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता था जब तक लोगों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जानकारी नहीं दी जाती। लोगों को पता ही नहीं था कि लोकतंत्र क्या है। कैसे लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि जनता का शासन कैसे आ सकता है, क्योंकि जब एक शासन व्यवस्था से लोग दूसरी शासन व्यवस्था में जाते हैं तो इनको एकदम से नहीं बदला जा सकता इस चीज को। इसमें टाइम लगता है, लोगों को उसकी जानकारी देना, लोगों को उसके बारे में शिक्षित करना जरूरी है, और वो भी चुनाव के द्वारा चुनना था उनको। जबकि हम जानते हैं कि भारत में जब देश आजाद हुआ तो सिर्फ 17% लोग ही पढ़े लिखे थे। तो उन 17% लोगों को ही बताया जा सकता था कि लोकतांत्रिक होता क्या है। वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में करेंगे कि चुनाव के दौरान क्या हुआ। तीसरी, विकास की चुनौती, देश का विकास कैसे किया जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई जब देश आजाद हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड कहा जाता है, ये बहुत सारे जानते हैं हम कि सब कुछ यहाँ मिलता था। लेकिन अंग्रेजों ने भारत का इतनी बुरी तरह से शोषण किया कि इसे गरीब देश बना दिया। 200 सालों तक जो शोषण चलता रहा तो उसमें हम इस हालत में नहीं थे कि दोबारा फिर विकास कर सकें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए ऐसी रणनीति अपनाना जरूरी था ताकि कुछ वर्गों का कल्याण न होकर सभी का कल्याण हो सके। तो ये हमारे लिए एक चुनौती थी कि देश का विकास करने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाए। उस समय 2 मॉडल प्रचलित थे। एक को हम कहते हैं पूंजीवादी मॉडल कहते हैं, जिसमें सब कुछ जो करना होता है वो निजी जनता पर छोड़ दिया जाता है। दूसरा हमारे पास सोवियत संघ का मॉडल था जिसको हम समाजवादी मॉडल कहते हैं। उसमें जो कुछ भी करती है कि सरकार करती है। तो ये तय करना सरकार का काम था कि देश का विकास करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाए ताकि एक व्यक्ति का कल्याण न होकर सभी का कल्याण हो सके। इसलिए देश के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया।
मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल का मिला जुला रूप अपनाया और उसे ही कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। इसमें मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ काम सरकार को करने थे, जहां निजी क्षेत्र पूंजी नहीं लगा रहा था वहां सरकार पूंजी लगा रही थी, और कुछ काम निजी हाथों में सौंप दिए गए ताकि वो भी देश के विकास में अपना योगदान दे सके। इसके साथ साथ हमने देश का विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका अपनाया। 5-5 साल की योजनाएं बनाई, हर 5 साल की योजना में एक खास क्षेत्र को महत्व दिया गया और उस क्षेत्र का विकास करने के बाद जो अगली पंचवर्षीय योजना बनाई उसमें दूसरे क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, ये एक गंभीर उस समय चुनौती थी कि भारत में जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए थे उनका फिर से वास कैसे किया जाए, उनको फिर से कैसे बसाया जाए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ वह 2 टुकड़ों में भी बंट गया। मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की, जिसे द्विराष्ट्र सिद्धांत हम कहते हैं। अतः मुसलमानों की मांग को पूरा करने के लिए देश को बांटने का निर्णय लिया गया। जब भारत का विभाजन होना निश्चित हो गया तो ये तय हो गया कि अब तो भारत का विभाजन करना ही पड़ेगा, मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाना ही पड़ेगा। तो यह समस्या आई कि विभाजन रेखा कहाँ खींची जाए, कौन से क्षेत्र होने चाहिए जो पाकिस्तान में जाएंगे और कौन से क्षेत्र होने चाहिए जो भारत में रहेंगे। अतः दोनों देशों के बीच सीमा रेखा निश्चित करने के लिए सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग की स्थापना की गई। इसे ये काम सौंपा गया कि आपने ये तय करना है कि कहाँ पाकिस्तान बनेगा और कहाँ भारत बनेगा। चित्र आप देख रहे हैं, ये सिरिल रैडक्लिफ है। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित किया था और उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है उसको सिरिल रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। याद रखने वाली चीज़ है ये बच्चों, आपने याद रखनी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, सिरिल रैडक्लिफ। इसीलिए क्योंकि वो इसको इसलिए कहा जाता है कि वो सिरिल रैडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। सिरिल रैडक्लिफ सीमा आयोग। अब इसने करना क्या था आयोग ने? इस आयोग को मुस्लिम बहुल इलाकों को, मुस्लिम बहुल इलाकों का मतलब है कि जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते थे, मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल करना था। और हिंदू बहुल इलाकों का मतलब है कि जहां पर हिंदू ज्यादा रहते थे, ऐसे क्षेत्र या ऐसे इलाके जहां पर हिंदू ज्यादा रहते थे उनको भारत में शामिल करना था। लेकिन ऐसा करते समय कई कठिनाइयां सामने आई। इतना आसान नहीं था कि जितना सोचा गया था कि बड़ी जल्दी हम इस जो चुनौती है उसका हम छुटकारा कर लेंगे। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कहना तो आसान था कि मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर देंगे और हिंदू बहुल इलाकों को भारत में शामिल कर देंगे, लेकिन ऐसा करते समय कई कठिनाइयां सामने आई। पहली कठिनाई क्या थी उस पर जरा गौर करना जरूरी है। पहली कठिनाई यह आई कि उस समय भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो, कि जहां पर मुसलमान ही मुसलमान रहते थे। हम ये कह सकते हैं कि मिलजुल कर आपस में रहते थे। किसी गांव में हिंदू रहते थे तो उसके पास वाले गांव में मुस्लिम ज्यादा थे। एक गांव के अंदर ही ये था कि कहीं पर किसी गांव में हिंदू कम मात्रा में थे तो मुसलमान ज्यादा संख्या में थे, किसी गांव में मुसलमान कम मात्रा में थे तो हिंदू ज्यादा थे। मुस्लिम जनसंख्या, तो पहली कठिनाई जो हम कर रहे हैं कि कोई भी इलाका ऐसा नहीं था कि जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा। ऐसे 2 ही इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा थी। ये नहीं था कि सारे ही मुसलमान थे। ऐसे 2 इलाके पता लगाए गए कि जहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा थी। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि वहां पर मुसलमान ही मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे, हिंदू थे। हमारा भारत जो है एक हम कहते हैं कि विविधताओं वाला देश है। यहाँ हम सदियों से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते आए। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। वो 2 इलाकों की बात हम कर रहे हैं कि जहां पर मुस्लिम हिंदुओं से ज्यादा थे। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक कर दिया जाता। अतः क्या फैसला हुआ? यह फैसला हुआ कि जो पाकिस्तान बनेगा उसमें 2 इलाके शामिल होंगे। एक का नाम रखा गया पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको आजकल हम पाकिस्तान कहते हैं, और दूसरे का नाम रखा गया पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम आजकल बांग्लादेश कहते हैं।
ये चित्र आप देख रहे हैं, बीच में रेड क्लिफ लाइन दिखा रखी है रेड से, और इधर देख रहे हैं आप पाकिस्तान, एक और आप देख रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान, नीचे लिखा हुआ है बांग्लादेश। तो ये उस समय का निर्धारण इस तरह से किया गया था कि इस तरह से पाकिस्तान को 2 पाकिस्तान दिए जाएंगे। दूसरी लाइन फिर आप देख रहे हैं, इसमें ग्रीन दिखाया गया है, जो हरा रंग है उसका अगर आप ध्यान से देखें वो एक ईस्ट पाकिस्तान है जिसको पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं, और एक वेस्ट पाकिस्तान है जिसको आजकल हम पाकिस्तान कहते हैं। भारत इस तरह से उस भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। पहली कठिनाई ये थी जो आपने अभी देखी कि कोई भी इलाका ऐसा नहीं था कि जहां पर सिर्फ मुसलमान हो। दूसरी कठिनाई, अगर दूसरी कठिनाई देखें, दूसरी कठिनाई यह आई कि हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। ये एक अलग प्रकार की जो कहते हैं चुनौती थी। क्योंकि हर मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं था। इसका कारण ये थे कि उसके जो पूर्वज थे वो उन्होंने एक अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजारी थी। एकदम से ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके लिए पाकिस्तान बना दिया गया, चलो भागो पाकिस्तान में। तो हर जो मुस्लिम बहुल इलाका था वो पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। उदाहरण के लिए भारत की सीमा पर स्थित पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान नाम उनका था, भारत में ही रहना चाहते थे। हालांकि वो पाकिस्तान में चला गया था इलाका, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत में ही रहना चाहते थे। उन्हें सीमांत गांधी के गांधीवादी थे, गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है आमतौर पर छोटे प्रश्नों में कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से उनको जाना जाता है, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस जो है, यहाँ जो पूरी इसमें लाइन में आप देख रहे हैं ये इनका इलाका था। खान अब्दुल गफ्फार ये चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता, भारत में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन जब एक बार विभाजन रेखा खींच दी गई तो फिर ये निर्धारित करना कि कौन सा इलाका कहाँ जाएगा ये तय करना बड़ा मुश्किल था। हालांकि मुस्लिम थे लेकिन भारत के प्रेमी थे। चित्र आप देख रहे हैं, ये खान अब्दुल गफ्फार खान का चित्र है, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे ये। एक और आप देख रहे हैं फ्रंटियर गांधी इनको कहते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 में पैदा हुए, जनवरी 1988 में उनका इंतकाल हुआ। तीसरी समस्या के बारे में अगर हम जिक्र कर लेते हैं, पहले हमने आपको बताई कि कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पर मुस्लिम ही ज्यादा हों और कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां हिंदू ही ज्यादा हों। दूसरी ये थी कि हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं था। तीसरी एक जो प्रॉब्लम आई, तीसरी समस्या यह आई कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी, यानी कि जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे जो पाकिस्तान में चले गए थे, मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी बहुत से इलाके ऐसे थे जहां गैर मुस्लिम जनसंख्या मतलब हिंदू और सिख ज्यादा थे। ऐसे जैसे अब मान लीजिए कि कोई लाहौर अगर हम कहें, मान लीजिए तो लाहौर में ये हो सकता था कि वहां पर मुस्लिम कम हो और सिख और हिंदू ज्यादा हो। तो यहां पर तीसरी जो प्रॉब्लम की बात हो रही है वो ये आई कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी बहुत से इलाके ऐसे थे जो पाकिस्तान में चले गए थे जहां पर मुस्लिम बहुल। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां वैसे अगर टोटल में देखा जाए तो मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा थी। लेकिन अगर हम ये कहें कि हरियाणा में भी, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि भाई यमुनानगर अगर हम चाहे, या फिर अगर हम कहें कि अंबाला में ऐसा हो सकता है कि वहां पर सिख और हिंदू ज्यादा हो, मुस्लिम कम हो। तो ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहां पर गैर मुस्लिम जनसंख्या अर्थात हिंदू और सिख ज्यादा थी। चौथी समस्या अगर हम उस पर गौर करें, चौथी समस्या अल्पसंख्यकों की थी। अल्पसंख्यक मतलब जो किसी इलाके में, जैसे मान लीजिए कि एक इलाका है पाकिस्तान में चला गया है कि जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे लेकिन वहां पर हिंदू और सिख भी थे, तो हम हिंदुओं और सिखों को अल्पसंख्यक कहेंगे। चौथी समस्या अल्पसंख्यकों की थी। जो इलाके अब पाकिस्तान में चले गए थे वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख रह रहे थे। इसी प्रकार जो इलाके भारत में चले गए थे वहां लाखों की संख्या में मुस्लिम रह रहे थे। ये तो नहीं है कि जो इलाका पाकिस्तान में चला गया है वहां पर मुसलमान ही मुसलमान थे, जो इलाके भारत में रह गए थे वहां तो मुसलमान है ही नहीं थे। ऐसा तो नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत में मिले जुले लोग रहते थे, मिले जुले धर्मों के लोग रहते थे।
तो इसका मतलब ये नहीं था कि जो इलाका भारत में आ गया था कि वहां पर किसी प्रकार का कोई हमारा मुस्लिम भाई ही नहीं रहा, वहां पर थे, वो अल्पसंख्यक रह गए थे। जो इलाके भारत में चले गए थे वहां लाखों की संख्या में मुस्लिम रह गए थे, और जो इलाके पाकिस्तान में चले गए थे वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख रह गए थे। इन लोगों ने पाया कि जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से रह रहे थे, उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। एक रात में कहते हैं जैसे ही निर्णय हुआ कि ये पाकिस्तान में चला गया है, ये भारत में चला गया, तो वहां उनको लगा कि वो एक रात में विदेशी बन गए थे। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने शुरू हो गए। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास केवल एक ही रास्ता था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। ये सबसे बड़ी मुश्किल आई कि उनको लगा कि अब उन पे हमले होने शुरू हो गए। भारत और पाकिस्तान बनने के बाद मानव इतिहास का सबसे बड़ा देशांतरण कहते हैं इसको, यानी कि देश की अदला बदली हुई। पाकिस्तान क्योंकि मुसलमानों के लिए बना दिया गया था, तो वहां पर अब हिंदू और सिखों को कह दिया गया कि आपका अब ये देश नहीं रहा है, आप अपने भारत में जाएं। इसी प्रकार भारत जो हिंदुओं के लिए बनाया गया था, वहां पर मुसलमानों को कह दिया गया कि अब ये आपका देश नहीं रहा, अब आप पाकिस्तान में चलें। तो भारत और पाकिस्तान बनने के बाद मानव इतिहास का सबसे बड़ा देशांतरण, देश की अदला बदली हुई। इस देशांतरण में हिंदुओं और सिखों को उनके मुल्क भारत खदेड़ा गया, लगा हुआ है, भगा दिया गया कि जाओ अब ये आपका नहीं रहा है, यहां से आप चले जाइए, अब भारत में आप रहिए जाके। और मुसलमानों को उनके मुल्क पाकिस्तान में खदेड़ा गया। चित्र अगर आप देख रहे हैं किस तरह से लोग अपने सामान को, अपनी जान को बचाकर किस तरह से आए, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा देशांतरण है, जिसमें अदला बदली सिर्फ लोगों की हुई, और वो भी इसलिए क्योंकि एक देश मुसलमानों के लिए बना दिया गया और एक देश हिंदुओं के लिए बना दिया गया। ये चित्र है, ये भी उसमें है, बैलगाड़ियों में भर के लोग किस तरह से लाइनें बनाकर आते थे। ये देखो, अगर आप देख रहे हैं, बुजुर्ग अपने बुजुर्गों को उठाकर कंधों पर, सामान को जो भी मिला, जो रखा, जो समेटा, उसी को लेकर चल दिए। कोई पता नहीं कहाँ जाना था, कहाँ रुकना था, कोई घर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये भी एक मार्मिक चित्र है, किस तरह से एक बुजुर्ग आदमी को दो लोग इकट्ठे लेके आ रहे हैं। ये भी एक चित्र है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर थोड़ा सा सामान जो भी घर में मिला उसी को लेकर आए, अपनी जान बचानी थी सभी को। सबसे बड़ी मुश्किल यही थी उस समय। सामान बाद में देखा जाएगा, सामान तो बाद में भी जुट जाएगा। ये तस्वीरें जो हैं मन को कचोटती हैं, मन में चुभती हैं जाकर कि ये क्या हुआ उस दौरान। ये भी देखो, कुछ नहीं है सामान, सिर्फ जान बचाकर लोग भाग रहे हैं अपनी। ट्रेनें भर के आती थी, ऊपर नीचे कहीं जगह नहीं होती थी, और नीचे लाखों उसके बाद भी खड़े होते थे जो देखते रहते थे कि हमारा नंबर कब आएगा। कहीं बैठने की जगह नहीं है। ये भीड़ आप देख रहे हैं ट्रेन पर चढ़ने के लिए, लेकिन जगह नहीं होती थी। ये पुराने चित्र हैं कुछ जिनको आप देख रहे हैं। ये देखिए दोबारा फिर ट्रेन में भरने के लिए कुछ बैठे हैं ट्रेन के ऊपर, और कितने उसके पीछे खड़े हैं लाखों के तादाद में, तो जाने के लिए यहाँ से तैयार थे। ये देख, एक और था चित्र, ये देख रहे हैं आप, किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई और वो आए। लेकिन इस देशांतरण की कोई योजना नहीं बनाई, कोई योजना नहीं थी किस तरह से लोगों को जाना है अपने घरों को छोड़कर, किस तरह से वहां उनको जो दूसरे जो मुल्क में जा रहे हैं वहां पर उनको कहां पर ठहरना है, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई थी। इसलिए यह देशांतरण दुख भरा साबित हुआ। इसमें एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से काटा और मारा। जिसको जो मिला, एक गुस्सा था कि भरा हुआ, तो उस नाराजगी के कारण एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से काटा और मारा। एक अनुमान के अनुसार, सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े नहीं हैं, एक अनुमान के अनुसार इस मारकाट में 2.5 लाख हिंदू और सिख मारे गए तथा इतने ही मुसलमान मारे गए। ये सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 15 लाख तक लोग मारे गए थे। इस मारकाट की सबसे बुरी शिकार औरतें बनी।
इस मारकाट के दौरान हजारों की संख्या में औरतों का अपहरण किया गया, उनसे बलात्कार किया गया और उनसे जबरदस्ती शादी की गई। कई मामलों में यह भी देखा गया कि खुद परिवार के लोगों ने अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें जहर देकर मार डाला। पंजाबी की मशहूर कवयित्री अमृता प्रीतम ने विभाजन की इस त्रासदी को इस प्रकार लिखा है। पंजाबी की बड़ी प्रसिद्ध कवित्री हुई है। चित्र भी आप देख रही हैं अमृता प्रीतम जी का, जिनकी पंक्तियां कुछ हैं जिनको आप पढ़ना और फिर उनका वर्णन देखना। अज अखा वारी शान, अखा मतलब बताऊं या पूछूं, अखा का मतलब पंजाबी में लिखी हुई है तो उसका अज अखा वारी शान किते कबरां विचों बोल, किते कबरां विचों बोल, कि जहां कब्र में तू पड़ा है वहां से बोल। अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्खा खोल, कि जो इश्क की, जो प्यार की जो किताबें आपने लिखी हुई हैं उनका अगला वर्का, वर्का मतलब पेज, अगला वर्का खोल। एक रोई सी थी पंजाब दी, यानी कि किसी जमाने में, आपके जमाने में पंजाब धी मतलब लड़की, बेटी रोई थी। तू लिख लिख मारे वैन, कि लिख लिख कर तूने इतनी सारी किताबें भर दी। आज लखा तियां रोंदियां, या आज इधर से भी और उधर से भी लखा दिया, एक लख लाखों की संख्या में बेटियां जो हैं वो रो रही हैं। तेनु वारिस शाह ने कहा, वारिस शाह से पूछ रही हैं कि बताओ अब कहां है तुम। विभाजन के बाद देश के सामने सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास या उनको फिर से बसाने की थी, कि कहां बसाया जाए। इतनी संख्या में जो लोग आए थे अपने घरों को छोड़कर, उनको कहां बसाया जाए। इन शरणार्थियों को स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, गुरुद्वारों व धर्मशालाओं में ठहराया गया, और जब इससे भी काम नहीं चला तो शरणार्थियों को तंबुओं में ठहराया गया। यहां तक नौबत आ गई थी। चित्र आप देख रहे हैं किस तरह से तंबू, टेंट लगाए जाते थे, जहां मिलता था वहां उनको। अब यहाँ का जीवन कैसा होगा, किस तरह लोगों ने अपनी जो जीवन शुरू किया होगा, क्या क्या विपत्तियां, क्या क्या मुश्किलें देखी होंगी, उसका अनुमान आज लगाना बड़ा कठिन है। ये भी एक दूसरी है, इसमें आप देख रहे हैं किस तरह से टूटे फूटे घरों में रह रहे थे। ये देखो पानी के लिए किस तरह से लाइनों में लगे हुए हैं, दिन प्रतिदिन की अपनी दैनिक क्रियाओं को चलाने के लिए क्या मुश्किलें आती हैं, आज हम उनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वो उस समय का जो इस देश ने देखा है या उन लोगों ने देखा है जो उस त्रासदी के शिकार बने। ये भी लाइनें लगी हुई हैं, ये पाने के लिए लाइनें लगी हुई हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी होगी, नरक के समान ज़िंदगी होगी। देशी रियासतों के विलय की चुनौती, ये पांचवी प्रॉब्लम है, जो पांचवी चुनौती थी जो देश को सामने आनी पड़ी। इस पे भी गौर कर लेते हैं। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो यह दो भागों में बटा हुआ था। अगर हम भारत को देखें, अजीब प्रकार का एक नक्शा था। एक को हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे जहां पर अंग्रेजों का राज होता था, और दूसरे को देसी रियासतें या रजवाड़े कहते थे जहां पर राजाओं का राज था। ब्रिटिश इंडिया में वे भारतीय प्रांत आते थे जिन पर अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था, कि मतलब पूरी तरह से वहां अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण होता था। देसी रियासतें या रजवाड़े, देसी रियासतों में राजाओं का शासन होता था। ये रियासतें अपने घरेलू मामलों में तो स्वतंत्र थी, लेकिन बाहरी मामलों में इन पर अंग्रेजी सरकार का, अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र थे, लेकिन बाहर से विदेशों से कैसे संबंध स्थापित करने हैं तो ये अंग्रेजी सरकार तय करती थी। स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के समय देश में 565 देशी रियासतें थी। ये भी याद रखने वाली संख्या जरूरी है, जो आपने याद रखनी है कि 565 देशी रियासतें थी। नक्शा आप देख रहे हैं, जो येलो वाला पार्ट है वो ब्रिटिश भारत है जहां पर अंग्रेजों का शासन होता था, और इसमें दूसरा वाला जामनी वाला अगर आप देख रहे हैं तो ये रजवाड़े थे। बीच में आप हैदराबाद भी अगर आपको दिख रहा है अपने इसमें, तो इस प्रकार से अलग अलग कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर एक अलग प्रकार का नक्शा था कि ये नहीं पता लगता था कि एक अखंड भारत नहीं था, टूटा फूटा था, जिसमें 565 देशी रियासतें भी थी, अंग्रेजों के भी राज शासन होता था। तो जिस कानून के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली उसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। याद रखना है आपने कि इस अधिनियम के तहत भारत स्वतंत्र हुआ था। आमतौर पर यह क्वेश्चन आ जाता है, जिस कानून के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली उसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है।
अतः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो देशी रियासतें भी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गई। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो देशी रियासतें थी 565, वो भी स्वतंत्र हो गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह विचार भी दिया गया था कि यह रियासतों के राजाओं की मर्जी पर होगा। 2-3 बातें उसमें कही गई थी रियासतों के बारे में। उसमें से कौन कौन सी बातें थी वो? नंबर 1 कि रियासतों की मर्जी पर होगा कि चाहे तो वे भारत में शामिल, उनकी अपनी मर्जी कि उनका दिल करता है भारत में शामिल हो, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर एक तीसरी भी बात कही गई थी, या फिर चाहे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। मतलब उनकी मर्जी है कि अगर उनका दिल करता है भारत में शामिल हो, उनका दिल करता है पाकिस्तान में शामिल हो, और अगर वो नहीं चाहते दोनों देशों में से शामिल होना तो अपनी स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाकर अपने आप स्वतंत्र भी रह सकते थे। अतः जल्दी ही राजाओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जैसे ही जो तीसरे वाली शर्त थी कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखेंगे, वो सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने, त्रावणकोर केरल वाला हिस्सा आता है इसमें, त्रावणकोर राज्य में, जहां पर वर्तमान समय में केरल राज्य है तो वहां त्रावणकोर होता था। त्रावणकोर के राजा ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। मतलब घोषणा कर दी उसने कि हम भारत ना तो भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी। इसके बाद दूसरी रियासतों के राजा भी ऐसा ही करने लगे। जब 2 रियासतों ने ऐसा कहा कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे तो दूसरों ने भी अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दी। रियासतों के राजाओं के इस रवैये से यह बात साफ हो गई कि स्वतंत्रता के बाद भारत में छोटे छोटे कई देश होंगे। अजीब प्रकार का अगर नहीं उस समय संभाला जाता स्थिति को तो ये वाली स्थिति होनी थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में छोटे छोटे कई देश होंगे। वो अपनी रियासतें थी, उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, जिससे भारत का एकीकरण करना, जिसको हम कह रहे थे अखंड भारत का निर्माण करना, तो जिससे भारत का एकीकरण करना मुश्किल हो जाएगा। ये स्पष्ट होने लगा जब राजाओं ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका नाम जो है बड़े सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए स्थिति में कि उन्होंने देश एकीकृत देश का निर्माण किया। ऐसी स्थिति में सरदार पटेल ने रियासतों के राजाओं को मनाने और समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ज्यादातर राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आप चित्र देख रहे हैं इस समय, ये हैं लौह पुरुष जिनको कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 तक वे सभी रियासतें जो 565 हम कहते हैं, वे सभी रियासतें जिनकी सीमाएं भारत से लगती थी, या वे रियासतें जो भारत में थी जिनकी सीमाएं भारत में लगती थी, भारत में शामिल हो गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से। लेकिन इसके बाद भी कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। कौन कौन सी थी? एक आती है जूनागढ़, दूसरी जम्मू और कश्मीर, तीसरी हैदराबाद और चौथी मणिपुर, में शामिल होने से इनकार कर दिया। सबसे पहले हम हैदराबाद रियासत करेंगे। क्या थी हैदराबाद रियासत, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी, आगे आपको मानचित्र में भी दिखाएंगे कि कहाँ थी ये रियासत। यह रियासत चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरी हुई थी, पाकिस्तान में नहीं थी, एक अलग रियासत थी, तो भारत के चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरी हुई थी। अगर आप देख रहे हैं नीचे गौर कर रहे हैं, माउस अगर मैं चला रहा हूं, अगर इसमें देख रहे हैं आप, तो ये वाला हैदराबाद है जो बहुत बड़ी रियासत थी। ये हैदराबाद रियासत का शासक उस्मान अली खान था, उसे निजाम कहा जाता था। कौन था? उस्मान अली खान। ये शासन कर रहा था उस समय और उसे निजाम कहा जाता था। उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी, काफी अमीर आदमी था, तो दुनिया के अमीर लोगों में उसकी गिनती की जाती थी। चित्र आप देख रहे हैं उस्मान अली खान या निजाम का, तो ये है उनका चित्र। और भी हैं, ये भी उन्हीं का ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ निजाम ऑफ हैदराबाद विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बुजुर्ग का उनका चित्र है। ये लाल बहादुर शास्त्री के साथ ये भी निजाम का ही चित्र है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो निजाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। मतलब उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो हम आपके शामिल नहीं होंगे। लेकिन रियासत के लोगों ने निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। जो रियासत के लोग थे, वहां हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे,
उन्होंने मतलब साफ शब्दों में कह दिया कि हम भारत में शामिल होंगे। लेकिन रियासत के लोगों ने निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने अर्धसैनिक बल, वो उसके अपने सैनिक होते थे, निजाम ने अर्धसैनिक बल जिसे रजाकार कहा जाता था का प्रयोग किया। रजाकार अव्वल दर्जे के कट्टरपंथी और अत्याचारी मुसलमान थे। हालांकि वो उसके सैनिक थे, उनको रजाकार कहा जाता था, पर लेकिन कट्टरपंथी और अत्याचारी मुसलमान थे। उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए रियासत में रह रहे गैर मुसलमानों को निशाना बनाया। इससे आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। इस आंदोलन के कारण हैदराबाद में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति के प्रति भारत सरकार आंख बंद करके नहीं बैठ सकती थी। अतः सरदार पटेल ने हैदराबाद के प्रधानमंत्री लैक अली को बुलाकर यह बात साफ की कि भारतीय सीमा के अंदर हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य नहीं रह सकता। स्पष्ट हो रहे हैं, बात आप समझ रहे होंगे कि जब उन्होंने अत्याचार करने शुरू किए रजाकारों ने और जनता सड़क पर उतर गई, आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया, तो ये भारत सरकार इस पर आंख बंद करके नहीं बैठ सकती थी। इसलिए सरदार पटेल ने जो प्रधानमंत्री थे निजाम के, लैक अली को बुलाकर ये बात साफ कर दी कि भारतीय सीमा के अंदर हैदराबाद अब एक स्वतंत्र राज्य नहीं रह सकता, इसलिए अन्य रियासतों की तरह उसे भी भारत में मिलाया जाएगा। लेकिन लैक अली ने घोषणा की कि निजाम अपने 2 लाख मुसलमानों के साथ शहीद हो जाएगा, लेकिन अपनी रियासत को भारत में नहीं मिलाएगा। भारत सरकार से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सितंबर 1948 को उसने अपने सैनिकों को हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। कई दिनों तक लड़ाई चलती रही। अंत में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और निजाम के आत्मसमर्पण करते ही हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। तो ये हैदराबाद की है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर रियासत है उसके बारे में हम नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा उसमें आपको विस्तार से बताएंगे। ये चीज़ आपने ध्यान से सुननी है और कोशिश करनी है वो सारी बातें जो इसमें आई हैं, जिस तरह से चुनौतियां देखी हैं भारत ने और किस तरह से देश बना है, उनको आप बार बार सुने और बार बार वो चीज़ें दोहराएं। तो ये एक रुचिकर या इंटरेस्टिंग लेसन है और इसके बाद जो नेक्स्ट वाले लेसन है वो भी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ तक आप इस लेसन को देखें और आपके जो विचार हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो सभी बच्चों से नमस्कार मेरा और धन्यवाद ये सुनने के लिए आपका। नमस्कार, थैंक यू।